सोचिए जरा, साल 2009, 2000 लोग हैं शिकागो और न्यू जर्सी के बीच बिल्कुल चुपचाप एक सीधी सुरंग खोद रहे हैं। क्यों? आज हम जो स्रोत देख रहे हैं उनकी मदद से वॉल स्ट्रीट की उस दुनिया में झांकेंगे जहां मतलब रफ्तार ही सब कुछ है। हाँ, रफ्तार ही पैसा है। बिल्कुल। और मिली सेकेंड्स मतलब सेकंड के 1000वें हिस्से, उनकी कीमत अरबों में है। ये कहानी है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT की, एक छुपी हुई केबल और उन लोगों की जिन्होंने इस पूरे खेल को समझा और फिर इसे बदलने की ठानी। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल, और ये स्रोत काफी दिलचस्प हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने स्टॉक मार्केट को बदला, तेज तो बनाया, हाँ, पर साथ ही इतनी पेचीदगी मतलब उलझने पैदा कर दी कि कुछ लोगों को दूसरों पर एक अदृश्य सी बढ़त मिल गई। अच्छा, तो हम देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ और इसके मायने क्या थे। तो शुरुआत करते हैं उसी केबल से। 827 मील लंबी, $300 मिलियन की लागत, स्प्रेड नेटवर्क्स नाम था उसका। जी। पहाड़ काट दिए, नदियों के नीचे से सुरंग बना दी, बिल्कुल सीधी लाइन। और ये सब क्यों? शिकागो और न्यू जर्सी के बीच जो डेटा जाता है उसका टाइम सिर्फ 3 मिलीसेकंड कम करने के लिए। हाँ, सिर्फ 3 मिलीसेकंड। सुनने में कितना कम लगता है ना। वही तो, ये तो पागलपन है। 3 मिलीसेकंड में ऐसा क्या रखा था? देखिए, यही तो HFT का सारा खेल था। ये फर्म्स क्या करती थीं, वो शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे बाजारों के बीच स्टॉक की कीमतों में जो बहुत मामूली पल भर का अंतर आता था ना, हाँ, उससे पैसा कमाती थीं। इसे आर्बिट्राज कहते हैं। पहले ये मौके शायद कुछ सेकंड टिकते होंगे, पर HFT के आने के बाद ये मतलब पलक झपकते ही गायब। अच्छा, तो जो सबसे तेज था वही मुनाफा कमा सकता था। स्प्रेड नेटवर्क्स ने उन्हें वो रफ्तार दी जो सैद्धांतिक रूप से तो मुमकिन थी, पर पहले थी नहीं। ये टेक्नोलॉजी की रेस थी, बिल्कुल चरम पर। समझ गई। लेकिन इस रफ्तार का असर आम निवेशकों पर क्या पड़ रहा था? यहां पर ब्रैड कात्सुयामा की कहानी आती है। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा में ट्रेडर थे वो। जी, ब्रैड कात्सुयामा। वो देखते थे कि जैसे ही वो कोई बड़ा स्टॉक ऑर्डर डालते हैं खरीदने या बेचने का, स्क्रीन पर जो भाव दिख रहे होते हैं वो या तो गायब हो जाते हैं या फिर उनके खिलाफ चले जाते हैं। उन्हें लगा भाई ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, कुछ और ही चल रहा है यहाँ। बिल्कुल। और ब्रैड जो देख रहे थे वो दरअसल बाजार की नई सच्चाई थी। उस समय तक कई नए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज खुल गए थे, तो बाजार जैसे टुकड़ों में बट गया था। HFT फर्म्स इसी बिखराव का और अपनी तेज रफ्तार का फायदा उठा रही थी। वो ब्रैड जैसे बड़े निवेशक का ऑर्डर एक एक्सचेंज पर देखती और बिजली की रफ्तार से दूसरे एक्सचेंजों पर पहुंचकर वही स्टॉक पहले खरीद लेती। अरे, और फिर थोड़ी ऊंची कीमत पर ब्रैड को ही बेच देती। इसे कहते हैं फ्रंट रनिंग। मतलब आपके ऑर्डर को देखकर आपसे एक कदम आगे रहकर कीमत बढ़ा देना। ये तो सीधे सीधे धोखा हुआ एक तरह से, कह सकते हैं। ब्रैड ने इसे रोकने के लिए पहले थोर नाम का एक सिस्टम बनाया था, जो ऑर्डर को सब जगह एक साथ भेजने की कोशिश करता था, पर वो काफी नहीं था। और मामला सिर्फ रफ्तार या फ्रंट रनिंग का ही नहीं था, है ना? स्रोत बताते हैं कि पूरा सिस्टम ही ऐसे जटिल नियमों से भरा था जो HFT वालों के लिए फायदेमंद थे। हाँ बिल्कुल, जैसे वो मेकर टेकर फीस मॉडल। कुछ एक्सचेंजों पर ऑर्डर लगाने वाले को पैसे मिलते थे और ऑर्डर पूरा करने वाले को देने पड़ते थे। अच्छा, तो HFT फर्म्स इतनी तेज थी कि वो अक्सर दोनों तरफ से कमा लेती थी। फिर वो डार्क पूल्स थे, प्राइवेट एक्सचेंज जहां ट्रेड छुपकर होते थे। हाँ, सुना है उनके बारे में। और पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो, मतलब ब्रोकर अपने ग्राहकों के ऑर्डर खास HFT फर्म्स को भेजने के लिए उनसे पैसे लेते थे। ये सब चल रहा था पर्दे के पीछे। बाप रे, ये तो बहुत ही छुपा हुआ खेल था। इतना गोपनीय और इतना कीमती कि 2008 के संकट के बाद गोल्डमैन सैक्स के एक प्रोग्रामर थे, सर्गेई आलियानिकोव। उन्हें FBI ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि उन्होंने फर्म का HFT कोड चुराया है। ओह, ये केस दिखाता है कि ये कोड कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। कई बार तो कोड लिखने वाले प्रोग्रामर्स को भी ठीक से नहीं पता होता था कि उनके कोड का बिजनेस में असली इस्तेमाल क्या हो रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि आम निवेशक अनजाने में ही हर ट्रेड पर एक छोटा सा टैक्स भर रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। एक अदृश्य टैक्स जो सीधे HFT फर्म्स की जेब में जा रहा था। ये सब देखकर ही ब्रैड कात्सुयामा और उनके कुछ साथियों ने, जैसे रोनन रायन का नाम आता है, जी, रोनन रायन, उन्होंने तय किया कि भाई इस सिस्टम को अंदर से ठीक करना मुश्किल है, इसे बाहर से ही चुनौती देनी होगी। उन्होंने RBC छोड़ी और अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंज बनाने का फैसला किया, IEX, इन्वेस्टर्स एक्सचेंज। बिल्कुल। और उनका मकसद था
एक निष्पक्ष बाजार बनाना। तो उन्होंने क्या अलग किया? आईएक्स का सबसे बड़ा हथियार या कहें पहचान बनी एक जानबूझकर डाली गई देरी, 350 माइक्रोसेकंड की। 350 माइक्रोसेकंड, मतलब सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। इतनी कम? हाँ, इतनी कम। इसे स्पीड बम्प कहा गया। मजाक में लोग मैजिक शू बॉक्स भी कहते थे, क्योंकि केबल को एक बॉक्स में गोल गोल घुमाया गया था। अच्छा। ये देरी इतनी छोटी थी कि आम निवेशक को तो पता भी ना चले, लेकिन HFT फर्म्स जो फ्रंट रनिंग कर रही थी उनके लिए ये काफी थी। उनका वो मिली सेकेंड वाला फायदा खत्म हो गया। कमाल है। तो ये सिर्फ एक तकनीकी जुगाड़ नहीं था? नहीं, ये उस सोच को चुनौती थी कि बाजार में हमेशा सबसे तेज होना ही सबसे अच्छा है। उन्होंने वो जटिल वाले ऑर्डर टाइप हटा दिए, नियम कायदे सबके सामने रख दिए, पूरी पारदर्शिता। लेकिन जो पुराने खिलाड़ी थे, बैंक, दूसरे एक्सचेंज, उन्होंने तो विरोध किया होगा? बहुत विरोध हुआ, काफी लड़ाई चली, लेकिन आखिर में गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े नाम भी IEX के समर्थन में आए। शायद उन्हें भी लगा कि बाजार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कुछ हद तक निष्पक्षता जरूरी है। तो इन स्रोतों से हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और रफ्तार की इस होड़ ने वॉल स्ट्रीट को बदल डाला, कैसे एक ऐसा माहौल बना जहां कुछ अदृश्य खिलाड़ी फायदा उठा रहे थे, और कैसे फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके उसे चुनौती दी, एक नया रास्ता बनाया। ये कहानी सिर्फ एक सुरंग खोदने से कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। ये पारदर्शिता और बराबरी की लड़ाई भी है, और जैसा आपने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, स्रोत में माइक्रोवेव टावर्स का जिक्र है, जो फाइबर से भी तेज सिग्नल भेज सकते हैं। सही बात है। तो सवाल वही है, रफ्तार की ये दौड़ कहाँ जाकर रुकेगी? क्या ये कभी रुकेगी भी? और क्या पारदर्शिता लाने की जो कोशिशें हो रही हैं, जैसे IEX ने की, हाँ, क्या वो हमेशा टेक्नोलॉजी की नई अनदेखी चालों से एक कदम पीछे ही रहेंगी? यह सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आगे क्या होता है ये देखना होगा। टेक्नोलॉजी हमेशा नए रास्ते खुलती है, फायदे के भी और दुरुपयोग के भी।